नमस्कार, जानेखंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बढ़ती जनसंख्या, घटते जल स्रोत और पानी के प्रति कम होता प्यार। अगर हम पिछले 4 सालों की बात करें तो जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार को लेकर काफी कुछ सरकार ने किया है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए बूंद बूंद टपक पद्धति को बढ़ावा दिया गया है, ताकि जो किसान है, जो ग्रामीण है, वो कम सिंचाई यानी कि कम पानी में अधिक से अच्छी खेती कर सके। इसके साथ साथ अलग अलग मंत्रालयों ने सिंचाई विस्तार को बढ़ावा दिया है। जो इलाके पानी से दूर है यानी कि जहां पर सूखा है, वहां पर पाइप के माध्यम से भी पानी पहुंचाने का काम किया गया है। इसके साथ साथ बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र हैं या महाराष्ट्र के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर भी सिंचाई को विस्तार दिया गया है। इसके साथ साथ नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से भी सिंचाई को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो पानी की समस्या है, वो चाहे किसानों के लिए पानी की समस्या हो या फिर पीने के लिए पानी की समस्या हो, उस समस्या को दूर किया जा सके। इसके लिए पिछले 4 सालों में काफी कुछ काम किया गया है और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो सिंचाई से जुड़ी हैं और वर्षों से लंबित थी, लेकिन अब वो पूरी हो चुकी हैं और उन्हीं की वजह से जो सिंचाई का रकबा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि खेती के लिए, कृषि के लिए और किसानों के लिए सरकार लगातार काम करे। बस जरूरत है कि जो ग्रामीण हैं, जो लोग वहां रहते हैं, जो किसान हैं, वो भी जागरूक हो, ताकि जागरूकता के साथ ही जो योजनाएं हैं सिंचाई से जुड़ी, उन योजनाओं का फायदा उठा सके। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। आइए हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं राकेश सिंह जी हैं, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह हैं, संयुक्त आयुक्त हैं, रह चुके हैं कृषि मंत्रालय में। हमारे साथ संकल्प शुक्ला जी हैं, ग्राम अभियान के संस्थापक। आप तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। सबसे पहले हम राकेश जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगर हम पिछले 4 सालों को देखें तो 4 सालों में सिंचाई को कितना विस्तार दिया गया और आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसका असर भी दिख रहा है? नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि 4 साल में सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, ये इसने किसानों के लेकर और जल संरक्षण को लेकर, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप है, ये सारी जो योजनाएं चल रही हैं वो सारी की सारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ जल संरक्षण के लिए हैं और इसका सीधा का सीधा असर किसानों पर पड़ता है, उनकी फसल पर, उनके उत्पादन पर पड़ता है। दूसरा, आप देखेंगे 2017 तक जो आंकड़े आए थे तो 10 लाख तालाब, पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के इतिहास में, इतने कम समय में 10 लाख तालाब मनरेगा के तहत बनवाए गए। बिल्कुल। और आने वाले 2 साल में जो लक्ष्य रखा गया, 15 लाख तालाबों के निर्माण का रखा गया। तो इसमें दो राय नहीं है कि जल को लेकर और जल संरक्षण को लेकर किसानों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण कदम है। इन सब को लेकर बहुत ही सरकार गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ कदम उठा रही है। और ये जो प्रमाण है, जो 10 लाख तालाब बने, 15 लाख का आगे का लक्ष्य है, ये सब उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। डॉक्टर वीरपाल जी, राकेश जी ने तालाबों की बात की है, तो मनरेगा कहते हैं तालाबों का निर्माण हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि तालाबों के निर्माण के साथ साथ उसमें जल संचयन की शैली को भी बढ़ावा देने की जरूरत है? इसके साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं वो उस तालाब के पानी को कैसे अधिक से अधिक उपयोग में लाएं, इसमें भी प्रशिक्षण देने की जरूरत है? जी देखिए, इसमें बहुत अधिक प्रशिक्षण जरूरत है, क्योंकि खेत के स्तर पर 2 तरह से हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। एक तो जो सोर्स है, तालाब है, उससे खेत तक पानी का कम से कम लॉस हो। बिल्कुल। तो इसके लिए पाइप डॉट सप्लाई, अभी तक क्या ओपन चैनल से ले आता है किसान, तो उससे रिसाव में भी नुकसान होता है, इवापोरेशन से नुकसान होता है। तो पाइप डॉट सप्लाई से जो है वो बचत होगी। और दूसरा जो मेथड ऑफ इरिगेशन है, जैसे आपने कहा कि बूंद बूंद टपक वाला सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन है, तो ज़्यादातर जो है फलदार फसलें हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, फूल की फसलें हैं, उनके लिए तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अन्न वाली फसलें हैं उनके लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही सिस्टम साथ साथ चलेंगे जहाँ ज़रूरत है। जहाँ खाद्यान्न फसलें हैं वहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन, जहाँ फलदार खेती हैं, वेजिटेबल है, फूल की खेती है, वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन बढ़ावा देना है। तो इन दोनों पद्धतियों को अपना करके जो है हम मैक्सिमम इरिगेशन ला सकते हैं। जी बिल्कुल। संकल्प भी, आपको लगता है कि इन पिछले 4 सालों में आपने गांव-गांव में काम किया है, अलग अलग गांवों में काम किया है, कितना बदलाव आया है सिंचाई को लेकर और ग्रामीणों में जागरूकता को लेकर? जी देखिए, पिछले गत 4 वर्षों में जितने भी योजनाएं सरकार ने शुरू की, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना थी, उसके गत 53,000 करोड़ का आवंटन किया गया और सिंचाई को बढ़ाने के लिए, जिससे आप स्टैट्स देखेंगे तो उसमें इरिगेशन पर हेक्टेयर बढ़ा भी है। और जहाँ पे पहले फसलों में पानी नहीं पहुँच पाता था, सूखा पड़ जाता था, उनकी समस्या भी सॉल्व हुई हैं। पर इसमें सवाल ये अब आता है कि पिछले भारत में
करीबन 150 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो फसल वहाँ पे उगाई जा सकती है। उसमें से अभी 80 हज़ार एकड़ के आसपास 80 लाख एकड़ के आसपास इस्तेमाल की जा रही है। पर उसमें क्या है कि जो योजना चली थी वो सिर्फ 28 लाख हेक्टेयर पे चली है। अभी बाकी हेक्टेयर्स पे सिंचाई की क्या विस्तार देने की आवश्यकता है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि सिंचाई तो हो जा रही है पर जल संरक्षण किस हिसाब से हो रहा है। जल संरक्षण पर हमें ध्यान देने की और जरूरत है। राकेश जी, आपको लगता है कि सिंचाई के जब विस्तार की बात करते हैं और जल संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें तकनीक को ज़्यादा उपयोग में लाना चाहिए, तकनीक का जो महत्व है उसको और बढ़ा के उसमें उपयोग करना चाहिए? नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि तकनीक का इस्तेमाल सरकार भी कर रही है और सरकार इस तरह के जैसे स्प्रिंकल्स है, जैसे आपने बताया कि तमाम ऐसे उपयोग में चीज़ें ला सकते हैं जो तरीका है एक तरह से खेती का तरीका, पानी के उपयोग का तरीका, किसान कैसे उपयोग करता है और आज की परिस्थितियां कल की परिस्थितियां नहीं है, आगे की भी परिस्थितियां बदलेंगी, तो उस पर सरकार ध्यान दे रही है और ऐसे तकनीक का लगातार उपयोग और उसको बढ़ावा भी दे रही है, नए नए प्रयोगों को। और आप एक और देखेंगे कि अकेले कृषि को लेकर नहीं, बाकी जो मंत्रालय हैं, अभी हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की बात करें तो एक जन सरोवर योजना शुरू किया है। जन सरोवर योजना में मिट्टी जरूरत होती है, सड़क अगर बन रही है तो उसमें मिट्टी की जरूरत होती है, तो वो उसमें प्रावधान है बाकायदा कि जो बगल में जिस तरह से सड़क जा रही है, अगर कोई मंत्रालय बना रहा है सड़क या कोई ठेकेदार, तो उसमें बाकायदा ये प्रावधान है कि वो ग्राम पंचायत से बात करके अगर वो राजी है, वो खेत वाला राजी है, खेत का मालिक राजी है, तो जो खाली जमीन है उस पंचायत से बात करके वहां तालाब बनाए और उस मिट्टी का उपयोग सड़क में करें। और इस तरह से तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार और तमाम मंत्रालय उस पर अमल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े। वीरपाल जी, आपको लगता है कि तकनीक के माध्यम से हम सिंचाई को भी बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ जो वहां के ग्रामीण है या किसान उनको भी जागरूक कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी एक बड़ी समस्या है कि किसानों के पास पानी रहता है, लोगों के पास पानी तो है, लेकिन पानी का कैसे सदुपयोग करना है और कम पानी में अधिक फसल कैसे उगाना, इसकी अभी जानकारी कहीं ना कहीं उसकी कमी नजर आती है। जी, इसकी जो हमारी एक्सटेंशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इनको ग्रामीण तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली किसानों में जो जागरूकता है वो टीवी के माध्यम से तो आई है, लेकिन एक्चुअली उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, हाँ, इसके लिए उनको जो है जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं और दूसरे प्रशिक्षण केंद्र सरकारों ने बनाए, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने बनाए हैं, उन पे उन लगा करके हफ्ता 10 दिन का प्रशिक्षण भी देना, डिटेल प्रशिक्षण, जिसमें ड्रिप इसके कंपोनेंट क्या है, स्प्रिंकलर इसके कंपोनेंट्स क्या है, खर्चा क्या आएगा, मेंटेनेंस कैसे होगा, और ड्रिप को आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के लिए, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के लिए एक ही बार में आप जो है पानी दे रहे हैं, फर्टिलाइजेशन भी कर रहे हैं और साथ साथ अगर जरूरत किसी पेस्टिसाइड देनी है तो वो भी दे रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है विस्तार से प्रशिक्षण होगा, उसके माध्यम से किसानों तक पहुँचेंगे। तो किसानों का प्रशिक्षण जो है लगातार प्रशिक्षण देने की उनको ज़रूरत है। राकेश जी, अगर हम पिछले 4 सालों की बात करें तो सरकार ने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण है नदी जोड़ो परियोजना। आपको कितना लगता है कितना महत्वपूर्ण और कितना लाभकारी साबित होगी ये नदी जोड़ो परियोजना, वो चाहे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र की हम बात करें या फिर महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे हम क्षेत्रों की बात करें जहाँ पानी की ज़्यादा समस्या रहती है, वहाँ पर अगर हम नदी जोड़ो परियोजना को आगे बढ़ाते हैं और उसको विस्तार देते हैं तो सिंचाई के साथ साथ क्या पानी की समस्या भी, पीने वाले शुद्ध पानी की भी समस्या दूर हो सकती है? इस पूरे परियोजना का जो एक तरह से बीज है वो अटल जी के गवर्नमेंट में ये मूर्त रूप लिया था। सुरेश प्रभु जी इसके एक तरह से मूर्त रूप देने में शुरुआती दौर में थे। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। 17-18 ऐसे राज्य हैं जहाँ पानी की किल्लत रहती है और 6-7 ऐसे राज्य हैं जहां बहुत ज़्यादा पानी होता है और पानी से नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर, ऐसी स्थिति के निदान के लिए ये पूरी योजना बनाई गई थी, लेकिन उसमें कहीं न कहीं अवरोध आया क्योंकि जो नदी का है, जल का है, ये राज्यों का विषय है। कहीं इस केंद्र भी उसमें इन्वॉल्व होता है, फिर तमाम ऐसी जिसकी वजह से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका प्रयोग भी हुआ है। अगर हम देखें तो नर्मदा का पानी छिप्रा में आया, नर्मदा को छिप्रा से जोड़ा गया, और ये कुंभ भी जो उज्जैन का हुआ जब जोड़ने के बाद, तो मुझे लगता है कि ये उसके कारण होगा, नहीं तो छिप्रा में तो पानी नहीं था। तो एक तरह से ये प्रयोग भी सफल रहा है, लेकिन इसको आगे और गति देने की जरूरत है और राज्यों के साथ मिलकर। वीरपाल जी, ठीक है, जो सिंचाई की अगर हम बात करें, कृषि की हम बात करें, राज्य सरकार का विषय है, लेकिन अगर हम तालाब जोड़ो परियोजना की बात करें या फिर नदी जोड़ो परियोजना की बात करें
तो ये कितना मददगार साबित हो सकता है? इसके साथ साथ क्या आपको लगता है जो पुराने प्राकृतिक जल स्रोत हैं, हम कुआं की बात करें, हम छोटे तालाब की बात करें, हम छोटे छोटे पोखर की बात करें, क्या आपको लगता है उन्हें भी जीवंत करने की जरूरत है, उन्हें भी एक नया जीवन देने की जरूरत है? जी बिल्कुल। अगर अभी भी हम देखें तो जो सिंचाई का 60% से ज़्यादा हिस्सा अभी भी छोटे छोटे जल स्रोतों से ही है। बिल्कुल। तालाबों से है, कुओं से है या ट्यूबवेल से है। जो नहरी सिस्टम है उसमें वाटर एफिशिएंसी बहुत लो है। 70 से 75% पानी तो बर्बाद ही हो जाता है, सिर्फ 35% पानी उपयोग होता है। जबकि जो छोटे छोटे हमारे स्रोत हैं और इसमें अगर हम इसका ड्रिप और स्प्रिंकलर को जोड़ दें तो हमारी जो क्षमता है सिंचाई की वो 90% तक हो जाती है। 10% मतलब यानी हम जो है रिवर्स कर देते हैं 30% एफिशिएंसी को जो है हम 90% बढ़ा सकते हैं, 3 गुना। तो ये छोटे छोटे जो हमारे स्रोत हैं जल से जो हैं वाटर बॉडीज हैं या जो पुरानी बावड़ी हैं, कुएं हैं, बिल्कुल उनका जो पुनर्जीवित कर दे, उनको संरक्षण करना भी, संरक्षण कर दे उनको, तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बहुत बड़ी सफलता। संकल्प जी, आपको लगता है कि लोग पानी के प्रति लोगों की जागरूकता कितनी अहम हो जाती है? क्योंकि जो लोग हैं वो हम सब भी जानते हैं कि पानी का दोहन करते हैं, तो ऐसे में लोगों की जागरूकता, लोगों की संवेदनशीलता, पानी के प्रति प्यार कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? देखिए, जल को प्रायोरिटी देने की इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। लोगों को ये लगता है कि जल की जो भारत में स्थिति है वो ऐसी है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कि सच्चाई नहीं है। बिल्कुल। और आने वाले समय में अगर हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियां जल का फ़ायदा उठा सकें और अच्छा सा जीवन यापन कर सकें, तो तत्काल अभी युवाओं से लेकर सबको ये जल संरक्षण की जागरूकता की काफ़ी आवश्यकता है। इसमें विवेकपूर्ण जल का उपयोग और इस विवेकपूर्ण जल का उपयोग सबसे अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल। क्योंकि किस हिसाब से हम कहाँ पे कितना जल यूज़ कर रहे हैं, हमें गाड़ी धोने में अगर आधी बाल्टी में भी हमारा काम हो सकता है तो हम 5 बाल्टी पानी उसमें क्यों लगाएं? ऐसी छोटी छोटी और हमारे दिनचर्या में वो आ गया है कि हम पानी का ध्यान नहीं देते हैं। वीरपाल जी, काफ़ी अहम मुद्दा है जल संरक्षण की। जब हम बात करते हैं तो उसमें लोगों की जागरूकता, लोगों की जो जन सहभागिता है उसकी एक बड़ी भूमिका होती है। आपको लगता है कैसे हम इस जन सहभागिता को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि लोग बात तो करते हैं, पर जब बात आती है उसको बचाने की या फिर अपने ऊपर लागू करने की, तो फिर पानी उनके लिए हो जाता है कि नहीं, पानी तो कभी खत्म नहीं होगा। शायद ऐसा उन्हें मिथक है, ये आभास खास तौर से जो उत्तरी जो भारत के जो प्रदेश हैं जहाँ जल की बाहुलता है वहाँ जरूर है, लेकिन जो जल अभाव वाले क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ के किसानों में अब जागरूकता बढ़ी है। उन्हें पता लग गया कि जल अथाह नहीं है, जल सीमित है और अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज भी बहुत सीमित हैं। तो वो अब उसका ज़्यादा जागरूक हैं। जैसा वनस्पति की उत्तरी जो भारत के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ की कुदरत ने जो है जो पूरे भारत के जल संसाधन है उनका 65% हिस्सा तो इसी में है, इसी गंगा एल्बुम में ही है। तो जो बहुलता है इसी में है और इसी पानी को है नदी जोड़ो कार्यक्रम के हिसाब का हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और इसमें मैं राकेश जी ने बात की, इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इस वर्तमान सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। पहले जो वाजपेयी जी के समय में था, लिमिटेशन था और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो ये था कि ओपन चैनल से हम अगर पानी को लाएंगे, नदी को जोड़ेंगे, तो जो पर्यावरणविद थे उनका ऑब्जेक्शन था कि जो फ्लोरा है, फौना है, उसका क्या होगा, लिफ्ट कैसे करेंगे, और तमाम तरह के मतलब वो उन्होंने जो है पॉइंट्स उठाए थे, रेज किए थे कि और पानी का कितना लॉस होगा इवापोरेशन में और इसमें। लेकिन अब जो नई पहल की है कि पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया, इसके माध्यम से एक तो खुदाई नहीं होगी, खेतों का जो है हमें पहले अधिग्रहण करना था वो नहीं करना पड़ेगा, जमीन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उसको डिग करना एक बार और पाइप डाल देना है। ये एक बहुत बड़ी पहल की और कई देशों में अभी गत महीनों में, आई थिंक मार्च के महीने में एक बड़ा वर्कशॉप भी किया था मंत्रालय ने, जिसमें माननीय गडकरी महोदय ने उसमें सारा जो अपनी मंत्रालय की मंशा रखी थी, क्या करना चाहते हैं। और कई सारे जो ब्राज़ील वगैरह इनके प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और कुछ प्रदेश कर रहे हैं, हमको जो है उसको उपयोग की जरूरत है। तो अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो जल परियोजनाएं हैं वो बहुत दिनों से जो लंबित पड़ी थी, लेकिन अब पिछले 2 सालों में वो पूरी हो गई हैं और इसी की वजह से जो सिंचाई का रकबा है वो काफ़ी बढ़ गया। इसके साथ साथ
जो दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर पाइप के माध्यम से भी पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 4 सालों में सिंचाई के विस्तार को लेकर अलग अलग मंत्रालयों ने कई काम किए हैं, चाहे हम कृषि मंत्रालय की बात करें, परिवहन मंत्रालय की बात करें, जल संसाधन मंत्रालय की बात करें। कई मंत्रालयों ने मिलकर सिंचाई के विस्तार को बढ़ाया है, सिंचाई के रकबे को बढ़ाया। लेकिन हम बात करेंगे कि जहां कुछ कमियां हैं या जो चुनौतियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ब्रेक के बाद तन मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। गांव से माँ का फोन आया। अम्मा प्रणाम। बेटा गांव में अब सड़कें और बिजली दोनों आ गए हैं। तू कब आ रहा है? अम्मा सुनो तो, हम आ रहे हैं अम्मा। माँ के हाथों में स्वाद तो आज भी वही है, पर वो छाले गायब हो गए हैं। उसकी आंखों में ममता वही है, पर वो जलन गायब हो गई है। ये आखिर कैसे हो रहा है? कोशिशों ने धुएं को हटाया, इरादों ने अंधेरा मिटाया, आशाओं ने दीपक जलाए, सच्चे कदमों ने रास्ता बनाया। बात साफ है, एक एक व्यक्ति की शक्ति तरक्की में बदल रही है। तभी तो जो देश में दशकों तक नहीं हुआ वो सिर्फ 48 महीनों में हुआ है। यहाँ 19 विलेजेस है और यहाँ के बंगालिया बैगन के भरता खाना पसंद करते हैं। RCT की जो ट्रेनिंग है वहाँ से खुद का बिजनेस शुरू किया है, मस्टर्ड ऑयल मिल। ये मेरी जिंदगी का एक नई शुरुआत है। आगे मैं यूनिट को और बड़ा करना चाहती हूँ। एक मिसाल समझ सकते हैं कि एक औरत भी बहुत कुछ कर सकती है। ऐसे ही शुरुआत हो रही है हजारों बिजनेसेस की RCT के जरिए। आप भी कौशल पंजी द्वारा रजिस्टर कीजिए भारत सरकार की DDU-GKY और RCT योजनाओं में। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुशल भारत, सशक्त भारत। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल लो। अरे दूसरे की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सर्प या कोबरा। पेट के बल लेट जाएं, सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें। माथे को भूमि पर रखें। अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ें, अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचें। अपनी टांगे फैलाएं, हथेलियां ऊंची करें
तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। यह आसन पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जानने में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 4 सालों में सिंचाई को कितना विस्तार दिया गया अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से, और इसमें लोगों की जागरूकता यानी कि जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उनकी जन सहभागिता, उनकी जागरूकता कितनी अहम है। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर मैं कुछ आंकड़ों पर नजर डालूँ या फिर कई ऐसी परियोजनाएं थी जो 1973 से लटकी हुई थी लेकिन पिछले 2 सालों में 2016-17 में वो पूरी हुई और उसकी वजह से कई हजार हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ गया है। तो यानी कि इसका भी काफ़ी असर पड़ता है कि जो अगर परियोजनाएं किसी भी कारणवश लटकी हुई हैं, अगर वो परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जो किसान हैं, उनको फायदा पहुंचता है। इसमें दो राय नहीं है कि तमाम ऐसे योजनाएं थी जो लटकी हुई थी, बहुत दिनों से लटकी थी। कहीं ना कहीं से लोगों में बातचीत में ये आता था कि परियोजना तो बन गई है, ये अच्छा लाभकारी हो सकती है किसानों के लिए, समाज के लिए, लेकिन वो अटकी पड़ी है। लेकिन जब से ये सरकार आई है तो इसकी कार्यपद्धति में ये बदलाव देखने को मिला कि सारी चीजें, चाहे जिसकी परियोजना रही हो, किसी ने लाई हो, लेकिन उसको अगर वो समाज के हित में है तो उसको तेज गति से अमल में लाना, ये प्रक्रिया इस सरकार में प्रारंभ हुई है। और इसके अलावा अब मान लीजिए गंगा मंत्रालय, ये समाज का हिस्सा रहा है। हमारे तो संस्कृति में गंगा को माता कहा जाता, नदियों का पूजन होता था, तमाम ऐसी नदियाँ, गंगा सागर में हम अगर पूजन करने जाते तो हमारी संस्कृति का ये हिस्सा रहा है। जो धीरे धीरे तमाम व्यवसाय, वो तो बाजार का भी प्रभाव हो सकता है कि तमाम चीजें बदली हैं, लेकिन उस बदलते स्वरूप में भी हमको कहाँ ले जाना है, कहाँ जाना है और कहाँ खड़े होना है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस सरकार ने एक अच्छी नीयत से और तेज गति से इस क्षेत्र में काम किया है, काफी काम किया। तो बदलते स्वरूप के साथ अपने आप को पहचानना भी और आगे ले जाना भी है। वीरपाल जी, अगर मैं आपसे, आप कृषि मंत्रालय में रहे, आयोग के पद तक रहे हैं, आपको लगता है कि समय की मांग है कि ऐसे बीज का शोध किया जाए जो कम पानी में अधिक उत्पादन दे सके, क्योंकि पानी की समस्या बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी क्योंकि लगातार पानी का दोहन हो रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसे शोध, ऐसे अनुसंधान की जरूरत है कि कम पानी में ही अच्छा उत्पादन हो सके? जी, ज़्यादा चौड़े पत्ती वाली क्रॉप्स हैं, ज़्यादा पानी खींचेंगी, जितना जो पतले पत्ते वाली क्रॉप होंगी वो कम पानी खींचेंगी। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उनकी जो है पानी की मांग को कम करने के लिए उसमें बीजों में किया जाता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पूसा में भी हुए हैं और कई जगह हुए हैं, और कुछ ऐसी फसलें आई भी हैं जो कम पानी से। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उसमें भी वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे सरसों की फसल है, चने की फसल है, इनकी जो है कुदरती मांग कम है पानी की, तो उसी पानी में जो है हम ज़्यादा चने और सरसों खेती कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम शोध की बात करते हैं, अनुसंधान की बात करते हैं और ख़ासतौर से कृषि के क्षेत्र की हम बात करें तो कई कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि ये जो शोध हैं वो किसानों तक या लोगों तक नहीं पहुँच पाते, वो एक लेबोरेटरी में ही सीमित रह जाते। तो आपको लगता है कि जो जिला प्रशासन है या फिर जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षणशाला आयोजित करनी चाहिए ग्रामीणों के बीच, ताकि वो विस्तार दिया जा सके? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, ये कमी एक थी भी, अभी भी काफ़ी कुछ है। तो इसके लिए तमाम, जैसे अभी पूसा में कृषि विज्ञान एक मेला लगा था, और इसके अलावा जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर इस प्रकार के, यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर पर अब ये योजना बन रही है कि ब्लॉक स्तर पर ये जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीकें हैं, वो वहाँ पर किसानों के बीच में उपलब्ध हो, उनकी उपयोगिता क्या है वो समझ सकें। तो ये एक तरीका है और इस तरीके पर मंत्रालय काम भी कर रहा है, आगे बढ़ भी रहा है। और जैसे मान लीजिए कि उदाहरण मैं देता हूँ, एग्रो विजन एक नागपुर में लगता है और काफ़ी रुचि रखते हैं नितिन गडकरी जी। तो एक हफ्ते वो एग्रो विजन लग, तमाम देश भर की तमाम कंपनियां वहां आती हैं और विदर्भ जो किसानों के लिए बहुत ही एक तरह से संकटग्रस्त माना जाता है, विदर्भ का एक किसान करीब हमको लगता है कि एक हफ्ते 10 दिन तक उस एग्रो विजन को देखने आता है। ये प्रक्रिया देश भर में और भी महानगरों के अलग अलग राज्यों में जिले स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। संकल्प जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ग्राम अभियान चलाते हैं, युवाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? आप खुद भी एक युवा हैं, तो आपको लगता है कि जो योजनाएं हैं वो चाहे केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार बनाए, युवाओं की कितनी भूमिका होती है कि उनको लोगों तक ले जाए, ग्रामीण स्तर तक ले जाए, गाँवों तक ले जाए? देखिए, युवाओं की सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि हमारे देश में युवा की जो जनसंख्या है वो 40% के आसपास है,
और आने वाले भविष्य में खेती और ये सारी चीज़ों को वही चलाने वाले हैं। पर ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं का कृषि की तरफ जो झुकाव है वो दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, बट किसान का बेटा कभी किसान नहीं बनना चाहता है। तो इस समय आवश्यकता है कि एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो युवा हैं वो डाइवर्ट हो और कृषि को कैसे एक सस्टेनेबल तरीके से आगे चलता रहे और कम जितनी सुविधाएं हैं उतने ही बहुत कुछ इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं, लोग कर रहे हैं और उसको और कैसे बढ़ाया जा सके इसमें युवा और सरकार दोनों को साथ दोनों को साथ आने की जरूरत है। राकेश जी, हमको लगता है कि इन पिछले 4 सालों में सरकार ने युवाओं को काफ़ी आगे बढ़ाया और अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी लॉन्च की हैं, कई योजनाएं लोगों तक पहुंचाई हैं ताकि युवा खेती की तरफ आकर्षित हो सके। देखिए, ये एक समय था जब ये लगता था कि किसानी, खेती किसानी फटेहाल का काम है और गरीबी का काम है, लेकिन ये दौर बदला है संतोष जी। आपके सामने भी कई उदाहरण होंगे, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े लोग छोड़ करके बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ के, तमाम ऐसे पत्रकार हैं हम लोगों के बीच के जो इस पेशे से निकलकर अपने गांव में, अपने कस्बे में वो खेती कर रहे हैं। और तमाम इंजीनियर, मैं आपको बता दूं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरफ अपने नए नए प्रयोग और नए नए तरीके से वो एक सफल किसान कहे जा सकते हैं। और मतलब काफी वेल अप टू डेट नहीं, पहले एक छवि बनी थी किसान कैसा होगा, फटेहाल होगा, उस छवि को बदलने में काफी कुछ अभी सफलता मिली। मैं जरा राकेश जी की बात में कि जो एक सरकार ने जो बहुत बड़ी पहल की है उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बिल्कुल, जिसमें जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं और जो वो जुड़ रहे हैं, वो जो चेन्स बना रहे हैं, फूड चेन्स बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई चिप्स वाली फैक्ट्री है, उसको आलू चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। सिमिलरली जो ये बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर खोल रहे हैं, बिल्कुल, उनको जो है डेली वेजिटेबल्स चाहिए, टोमेटो चाहिए, हर चीज़ चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, सब चाहिए। तो ये जो उसको मार्केट का जो टाइप है फार्मर का विद द मार्केट, वो डायरेक्ट अभी नहीं है, वो अभी थ्रू इंटरमीडियरी है। तो वो डायरेक्ट टाइप होने से उनके खेत से जो फसल उठा लेंगे और नेक्स्ट डे अपने रिटेल, इससे उनकी आर्थिक आय बढ़ेगी। तो उनकी आर्थिक आय बढ़ेगी, उनका जो बिचौलियों का जो वो जो है वो जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। जो उनकी फसल आज जो है सड़ी सड़ी पड़ जाती है, कोई उठाने नहीं आता है, बेचारे मंडी में लेके खड़े रखते हैं, उसको बिक नहीं पाती है और वो मनमाने भाव से वो लेते हैं जब बाहुल्य होता है, मतलब उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। तो ये जो बदहाली की स्थिति है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी मतलब इसको और आगे बढ़ेगी तो इससे मतलब किसान की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और जो युवा लोग हैं वो सामने आएंगे, उनको पता लगेगा। वीरपाल जी, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि ठीक है, कृषि जो है या सिंचाई जो है राज्य सरकार का विषय है, जिला प्रशासन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि कोई भी योजना आखिरी में वो जिले में पहुंचती है, ब्लॉक में पहुंचती है और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो उस योजना को गांवों तक पहुंचाए। क्योंकि अभी भी देखा जाता है कि जो जिले का कृषि विभाग है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाता है, किसानों को नहीं पता होता है कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और किन किन योजनाओं से वो फायदा उठा सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि जो अभी जो जिला स्तर का जो कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, एनिमल हस्बेंड्री विभाग है, उनका फोकस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा रहा, एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन, पेस्टिसाइड लाइसेंसिंग, फर्टिलाइजर लाइसेंसिंग, बीज की लाइसेंसिंग और उनका क्वालिटी कंट्रोल। किसान तक फार्म जो सूचना पहुंचाने के लिए ऐसा कोई अब तक जो है वो नहीं रहा है, लेकिन जो अभी जो गत 4-5 सालों में पहल की किसान मतलब सरकार ने, तो कि जिले स्तर पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी बिल्कुल कि मतलब कृषि की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कौन कितने बीज चाहिए, किस तरह खाद चाहिए, हॉर्टिकल्चर के लिए क्या चाहिए, पानी की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो एक ये बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत किसानों को है। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया जाएगा और उसको फिर जो है ब्लॉक टेक्नोलॉजी प्लान से कन्वर्ट किया जाएगा और किसानों का डायरेक्ट लिंकेज रहेगा, मीटिंग्स में रहेंगे वो और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रहेंगे, उनके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम से डिजाइन किए जाएंगे। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से 350 जिलों में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्टेब्लिश हो चुकी हैं और जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं जहाँ से ये सूचना सब उनको प्रसारित हुई, किसानों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया किसानों को, वो भी अब बनने की प्रक्रिया में। राकेश जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि जो है उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? अगर हम कृषि विभाग की भूमिका की महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, हम युवाओं की भूमिका की बात करें,
तो चाहे वो MLA हो या फिर MP हो या फिर वहाँ का जिला पंचायत सदस्य, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी योजना को गांव तक पहुँचाने? देखिए, कोई भी योजना हो जब ऊपर से चलती है तो जनप्रतिनिधि जनता का ही प्रतिनिधि है, समाज का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो अगर संसद में बैठ रहा है, विधानसभा में बैठ रहा है, तो वहाँ की योजनाएं उसको ज़्यादातर मालूम होती हैं और समाज से भी वो जुड़ा होता है, लोगों से जुड़ा होता है। तो इसलिए उसकी भूमिका तो बाकी लोगों से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी के दबाव, उसी की जागरूकता, वही लोगों से जो समस्याएं आती हैं उसके निदान के लिए वो अपने क्षेत्र में कर सकता है। तो इसलिए जनप्रतिनिधि की भूमिका किसी भी योजना को जमीन पर लागू करने के लिए मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो जनप्रतिनिधि की है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जानने खग में आज हमने चर्चा की कि सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो, कृषि विभाग हो या फिर युवा हो, वो मिलकर सिंचाई के विस्तार और बढ़ा सकते हैं, कृषि को और आगे बढ़ा सकते हैं। और पिछले 4 सालों में सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई को विस्तार दिया, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें या फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात करें या फिर पाइप के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में जहां जो सूखे क्षेत्र हैं वहां तक सिंचाई या पानी पहुंचाने का काम किया गया है। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छे प्रयास रहे हैं। बस ज़रूरत है कि जो ग्रामीण हैं, जो युवा हैं, जो किसान हैं, वो जागरूक होकर योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखेगा। हमारा पता है कमरा नंबर 226, कॉपर कुमार, मंडी हाउस, नई दिल्ली 0001। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन करें तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना मत भूलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।